हेलो स्टूडेंट, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ के इस वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट आपका 10th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही निकट आ गई है। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या जो होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, हालांकि आपसे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 होगा, लेकिन आपको उसमें से जवाब कितने प्रश्न की देना है? 50%, मतलब कि 50 प्रश्नों का जवाब देना है। और यदि आप 50 में 50 नंबर ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि आपके अच्छे नंबर लाने में बहुत ही हेल्प प्रदान करेगा, सहायता प्रदान करेगा। तो इसलिए हमने आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज लाए हैं, जो कि हर रोज़ एक एक करके वीडियो आपके पास आएगा, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव का वो आपके नज़दीक लाया जाएगा, जिससे कि आप अच्छे नंबर मार्क्स जो है अपने एग्ज़ाम में ला पाएँ। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो 0 और 50 के बीच बोला गया है, तो ध्यान दीजिएगा 0 और 50 के बीच मतलब 1 से लेकर के 49 तक ही हम गणना करेंगे। 1 से 49 तक ही गणना करेंगे, मतलब कि 1 से 49 तक ले में विषम संख्या की संख्या कितनी होगी। तो अला सम आधा होता है, सम विषम होता है। अगर सम 50 तक कहा जाता, आधा सम हो जाएगा आधा विषम हो जाएगा। तो यहाँ 49 हम ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ही आपका विषम संख्या की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहीं पर अगर आपसे सम संख्या पूछ दिया जाता कि 0 और 50 के बीच कितने सम संख्या होंगे, तो आप अगर जैसे ही बीच का ये कथन नहीं समझ पाइएगा, ये बीच वाला कथन, तो आपसे गलती हो जाएगा, क्योंकि हमको लेना कहाँ तक है? 49 तक ही है। इसलिए जब इसमें सम संख्या कहेगा तो 24 ही होगा। इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यदि विषम संख्या पूछेगा बीच में, देखिए अगर कहेगा 0 से 50 तक, अगर तक बोल दिया तब तो 25 सम और 25 विषम हो जाएगा। लेकिन 0 से 50 के बीच बोला है तो हम 49 तक ही गणना करेंगे और इधर 1 से शुरू करेंगे। तो इसमें आपका जो सम संख्या हो जाएगा वह 24 हो जाएगा और विषम संख्या की संख्या 25 हो जाएगा। तो इसलिए आप समझ गए होंगे इसकी आंसर जो है इसका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो गया 25। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5, 15, 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो 5, 15 और 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो 5, 15, 20 यदि आप लॉसा निकालते हैं तो लॉसा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर हमको अनुपात निकालना है तो अनुपात कर देंगे। फिर आप इसका मौसा देखिए, तो 5, 15, 20 का मौसा आपका कितना होता है? तो 5 ही रहेगा। अब इसको 5 1 जा 5 कर देंगे और फिर ये आपका क्या हो जाएगा? 5 से ये हो जाएगा 12 मिलता में, मतलब कि क्या हो जाएगा? 12:1, मतलब कि 12:1 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न से कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं या फिर जनरल के PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आपको बताना इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है। तो रूट 10 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 24 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 35 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 21 एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर जो लिखा गया 121 एक पूर्ण वर्ग है, जबकि आप देखिए रूट में जो भी है एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग रहता है तो उस रूट से हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो 121 को अगर जैसे 21 से 21 किसका पूर्ण वर्ग है? तो 11 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। मतलब कि ये जो आपका हो गया 121 वह 11 का पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परमीय संख्या। और परमीय संख्या मतलब कि अपरिमेय नहीं है। और आपसे पूछा जा रहा है अपरिमेय कौन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जे दो संख्याओं a और 18 का लॉसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा। जैसा कि आप पढ़े होंगे कि दो संख्याओं और उनके लॉसा और मौसा के बीच एक रिलेशन होता है। रिलेशन यह होता है कि फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर उसका आपका हो जाता है मौसा और गुना में आपका हो जाएगा लॉसा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो फर्स्ट नंबर इसका क्या है? a है, गुने सेकेंड नंबर कितना है? 18 है, बराबर इसका मौसा अगर आप देखते हैं और लौसा देखते हैं तो मौसा आपका 2 है और लौसा कितना है? 36 है। अब इसको काट दीजिए, 18 2 जा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपका क्या हो गया? 4। तो a का मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर 4 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर से देखते हैं।
तो आगे देखिए, अभी ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होगा वह कितना होगा, 1 होगा। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है वह कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर P और Q दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए संख्या संबंधित क्वेश्चन मौसा से आते हैं, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि अगर पूछा जाएगा किन्हीं दो लगातार सम संख्याओं का यदि आपसे मौसा पूछ दिया जाए, ठीक ना, तो उसका मौसा जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। और यही जगह आपसे अगर किन्हीं दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। केवल प्राकृत संख्या कहे या संख्या कहेगा तो उसका मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप सहअभाज्य संख्या के बारे में पढ़े होंगे, तो सहअभाज्य संख्याओं का भी मौसा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और यही अगर आपसे इसे लौसा पूछ दिया जाए कि दो संख्या P और Q अभाज्य संख्या है तो उनका लौसा क्या होगा, तो दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, लौसा कहलाएगा। मतलब P इंटू Q ही क्या हो जाएगा, आपका लौसा हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे और एग्जाम में जो इससे संबंधित प्रश्न आएंगे आप उसको ज़रूर बना लीजिएगा। तो अब है आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट कि 1 होगा, नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और यहाँ पर आपसे इसका गुणनफल पूछा जा रहा है, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8। मतलब कि 8 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या वह होता है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से नहीं कटे, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए 29 है, 21 और 29 से ही कटेगा, इसके अलावा और किसी से इसमें भाग दे करके पूर्ण रूप से नहीं काटा जा सकता है। मतलब कि 29 ही आपका अभाज्य संख्या है। आप जहाँ कि 25 देखिएगा ये 5 से कट जाएगा, 16 देखिएगा 4 से कट जाएगा, 15 देखिएगा 5 से कट जाएगा, 3 से भी कटेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आपको दिखा क्या है, क्या यहाँ पर अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका जो 8 का ऑप्शन है वो कुछ आगे है उसका ऑप्शन, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि 3.27 और 27 पर पुनरावृत्ति का चिन्ह है, क्या है एक। तो देखिए एक पूर्णांक पर जा रहा है, एक प्राकृत संख्या, एक परमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। अब इसमें अपरिमेय संख्या, तो क्या हम इसको PQ के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ होता है। तो देखिए हम इसे आसानी से PQ के रूप में लिख सकते हैं और आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि इसको PQ के रूप में लिखें। हालांकि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि 10th क्लास में 2 नंबर में भी ये प्रश्न पूछ भी दिए जाते हैं कि इन्हें PQ के रूप में बदले, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव ही पूछ दिया जाता है। ये एक परमीय संख्या है, ये कैसी संख्या है, परमीय संख्या है, ये एक परमीय संख्या। यदि आप इसको बदलना चाहते हैं तो 3.27 दे करके आपको फिर नीचे 3.27 में आप क्या कर सकते हैं, 327 में से आप क्या कर सकते हैं, 3 को घटा सकते हैं और जगह प्रवृत्ति का चिन्ह है तो वो आप 9 डाल सकते हैं, फिर आपका आंसर हो जाएगा 324 बटा में 99। तो इसको आप देख लीजिएगा, आपको बनाने भी आनी चाहिए ताकि जो है आप इस प्रश्न को 2 नंबर में आए तो आप जवाब दे सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या वह तभी होगा जब हम m में किसी सम संख्या से गुणा कर दें, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। और अगर जोड़ने की बात हो तो जोड़ने में भी हम सम संख्या को ही जोड़ें, ठीक ना। या फिर अगर हम इसमें विषम संख्या जोड़ते हैं, सबसे पहले बात तो समझिए कि इसमें एक सम से गुना होना चाहिए और उसके बाद यदि हम इसमें सम जोड़ते हैं तो सम होगा, विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा। तो देखिए m+2 इसका भी कुछ नहीं, से सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, जबकि 2m आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 2m+1 हम बोले कि आप 1 ऐड कीजिएगा तो विषम हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2m जो है एक किस रूप में होगा, सम संख्या के रूप में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कहते हैं निम्न से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परमीय है। तो आप यहीं पर देख लीजिए कि 64/81 जो है, 64 एक पूर्ण वर्ग है, किसका है, तो 8 का पूर्ण वर्ग 64 होता है। 81 एक पूर्ण वर्ग है, किसका, 9 का। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, जो कि आपको आसानी से इसको निकाल सकते हैं, एक परमीय संख्या हो जाएगा। तो रूट अंडर 64 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, जिसे p बटा में, ठीक ना, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हम लिख सकते हैं। वही क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो आप जनरली नीचे वाला को देख सकते हैं कि हम 2 के पावर 2 m गुने 5 का n लिख सकते हैं नहीं। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि अगर वो कटने वाला है तो हम उसको पहले काट भी देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3/8 है, तो 3 तो ऊपर आ जाएगा बट लेकिन यदि आप 8 का गुणनखंड करते हैं, 8 का करिएगा 2 से तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। मतलब ये देखिए 2 के पावर क्यू हो गया। मतलब क्या बताइए कि इसमें 2 के पावर n के रूप में हुआ कि नहीं। अगर कहिएगा 5 नहीं है तो चलिए 5 के पावर 0 भी तो हम कर सकते हैं, तो 2 के 5 के रूप में हो ही गया। तो इस तरह से ये कौन से हो जाएगा, इसका हो जाएगा शांत। प्रसार कैसा रहेगा, शांत रहेगा। जबकि आप इसमें देखिएगा 15 कीजिएगा 3 गुने 5 हो जाएगा, 3 आ गया। इसका 343 का कीजिएगा तो 11 आ जाएगा। तो इससे भी जो हो जाएगा ये सब क्या हो जाएगा, अशांत। जनरली आपको ध्यान रखना है 2 और 5 हो जाएगा तो शांत हो जाएगा। इसके अलावा जो अदर संख्या आएगा वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो हम पहले बोलें कि आपकी पहले काट करके देख लीजिएगा। क्या ऐसे ये कटेगा, तो 3 से काट सकते हैं इसको, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से 3 5 15 हो जाएगा। अब ये आ गया 2/5। अब एक बात बताइए, 2/5 में नीचे देखिए कि केवल 5 आपको दिखाई दे रहा है, और केवल 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब शांत होगा कि अशांत होगा, तो ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका ये रहा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 4 - है। 4 - क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 को माइनस से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ आपको सिद्ध करने भी आनी चाहिए, ठीक ना। एक वीडियो हम वो भी लाएंगे जिसमें आपको ये सिद्ध करने का जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उनको हम बताएंगे। अगले प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या मतलब कीजिए, अपरिमेय संख्या देखिए, अब यहाँ पर देखिए 3/5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जबकि यहाँ देखिए अगर 49 है तो इसको पूर्ण वर्ग है, ये बाहर निकल सकता है। 81 भी एक पूर्ण वर्ग है, 36 और 64 भी एक पूर्ण वर्ग है। मतलब रूट में रहे और पूर्ण वर्ग रहे, ठीक ना, तो उसे हम आसानी से रूट से निकाल सकते हैं। लेकिन रूट में रहे और पूर्ण वर्ग नहीं रहे तो हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, अभाज्य वही होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है 11 जो दिया गया है, 11 1 और 11 से ही कटेगा और इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। जहाँ तक कि 15 3 5 से कटेगा, 9 जो है वह 3 से कटेगा और 6 जो है वह भी 3 से कटेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 2 परमीय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्या हो सकती है। 2 परमीय संख्या के बीच में कितनी परमीय संख्या, अनंत परमीय संख्या। और जैसा कि आप 9th में 2 संख्याओं के बीच में परमीय संख्या निकालना भी सीखे होंगे, 5 परमीय संख्या निकाले, 6 परमीय संख्या निकाले, तो अनंत परमीय संख्या हो सकती है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आप जानते हैं कि हम नीचे वाला का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये बात बताइए कि इसमें 3 आ गया, क्योंकि हमको 2 और 5 चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो 64/36 ये पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए परमेय हो जाएगा। √81 भी क्या हो जाएगा, एक परमेय हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये 49 √49 अपॉन क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। तो इसको भी हम पूर्ण वर्ग ही बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए भी क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। तो अपरमेय कौन है, तो देखिए आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में √2.5 दिया गया है। अभी 0.5 है, अगर केवल 25 रहता है हम इसको बाहर आसानी से निकाल सकते हैं, इस पर 2.5 को हम नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, यह क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका अपरमेय हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि √2 है एक, तो √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। जैसा कि हम इससे पहले वाले प्रश्न में भी बताए थे, जो पीछे आया था
पी और क्यू का मतलब अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा, तो यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगा। इसका मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, जबकि लसा उनका गुणनफल हो जाएगा। इनमें से कौन परमीय संख्या है, तो देखिए यहाँ पर √3 का परमीय है, जबकि ये √2 को √2 से हम काट देंगे तो केवल 2 बचेगा, और केवल 2 बचेगा तो केवल 2 एक कौन सी संख्या हो जाएगी, परमीय संख्या हो जाएगी। आपसे परमीय ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की और आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का ऐसे देखिए, तो जैसे संख्या संबंधित हम सारा पता उस समय बता दिए थे, तो इसका 2 क्रमिक सम संख्याओं का ऐसे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी धातु पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी का मौसा गुने लसा किसके बराबर होगा, तो हम रिलेशन बताए थे कि फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या बराबर लसा गुने मौसा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मौसा गुने लसा क्या होगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और ए गुने बी, मतलब कि ए गुने बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 24 नंबर का था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिचित करने की तरीका है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम सिर्फ क्या ज्ञात करते हैं, मौसा ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ क्या ज्ञात कर सकते हैं, मौसा। इसका फॉर्मूला जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है आर, किंतु छोटा है बी से। तो आगे प्रश्न है 25 नंबर, यहाँ दिखाई दे रहा है पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 25 आपका हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं मतलब परमेय संख्या है, तो ये तो एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सभी रूट में है और रूट में पूर्ण वर्ग नहीं है। जबकि यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो इसको हम रूट से अगर बाहर निकलते इसका 5√3 हो जाएगा। अगर इसको हम बनाते हैं, अगर इसको जैसे 75 का गुणनखंड कीजिएगा, 75 का गुणनखंड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। और यदि 48 का कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4√3 आ जाएगा। 4 चौक 16 3 48, 50 25 3 75 हो जाएगा। √3 से √3 कट गया, 5/4 बच गया। अब ये 5/4 जो हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक परमीय संख्या हो गया। तो परमीय ये नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि √3 और √5 है। √3 और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस क्वेश्चन को हम आपको बहुत सारे 2 और 3 प्रश्न क्वेश्चन बताए थे, तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए SW के रूप में रखते हैं कि आपको इसको बताना है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कौन सा दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का था 2.12 देखिए इसमें क्या होता है कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और जब भी पुनरावृत्ति नहीं होगा तब उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, लेकिन पुनरावृत्ति होगी तब उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि इससे पहले एक प्रश्न था आपका 2.47 शायद था, या 3.47, पुनरावृत्ति का चिन्ह लगा हुआ था, तो पुनरावृत्ति का चिन्ह रहेगा तो परिमेय होगा, पुनरावृत्ति का चिन्ह नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, और इसमें जो है आपको अगले प्रश्न के ये देखिए अगला प्रश्न है आपका कि √3 बटा में √12 एक ऐसी संख्या है। तो आपका √3 तो है ही, लेकिन √12 है। √12 को यदि आप ये गुणनखंड कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। 2 दूना 4 3 12, √3 से √3 कट गया। बताइए 1/2 बचा, और 1/2 आपका क्या है, एक परमीय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक परमीय संख्या हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का आता है 3 - √3 क्या है। तो इसमें भी √3 बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, उसमें देखिए पुनरावृत्ति का चिन्ह दे दिया गया है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये परमीय संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ तक आप आसानी से समझ गए होंगे। तो ये था आज का एक फर्स्ट वीडियो। फिर आपका कल जो है संख्या संबंधित ही एक और वीडियो आएंगे, मतलब प्रत्येक चैप्टर का हम 2-2 वीडियो डालेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन रिकवर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसे देखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए।